आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक रिपोर्ट से। भारतीय थल सेना ने आर्का एयर डिफेंस सिस्टम का जो एडिशनल ऑर्डर है इसको प्लेस किया है। आर्का एयर डिफेंस सिस्टम को पूर्व में हम इग्ला एस के नाम से जानते थे, जिसको अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से सप्लाई किया जाता है और यह भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक प्रतिबिंब है। इसकी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये हमें प्राप्त होता है। ऑर्का यानी कि अगर हम इग्ला एस की बात करें तो ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन एयर व्हीकल को काउंटर कर सकता है। ये ऑलरेडी एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है और इसने अपनी रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस से भारतीय थल सेना को काफ़ी इम्प्रेस भी किया है। भारतीय थल सेना अपने एयर डिफेंस स्ट्रेटजी के अंतर्गत इसको एक क्रिटिकल एसेट के तौर पर देखती है और इसीलिए उन्होंने जो इस सिस्टम के एडिशनल ऑर्डर्स हैं वो दिए हैं। हालांकि नंबर्स को लेकर अभी थोड़ा अनिश्चितता बनी हुई है। जैसे ही नंबर्स क्लियर होते हैं हम आपको अवगत करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपने भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक एफर्ट देखा होगा, क्योंकि आर्का इकलौता सिस्टम नहीं है जो कि भारतीय सेना ऑपरेट कर रही है। बहुत जल्दी आपको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विशोरैट्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अलग अलग टेरेन में अपने जो ट्रायल्स है वो पूरे कर लिए हैं और उनके ट्रायल से भारतीय थल सेना पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आती है और इनके भी बड़े ऑर्डर्स हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। कल की वीडियो में हमने बात करी कि भारतीय थल सेना अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को किस प्रकार से एनहांस कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें एक व्यापक पैमाने पर चल रहा अभियान दिखाई पड़ रहा है, जहां पर भारतीय थल सेना अपने जितने भी शॉर्ट कमिंग्स थी उनको यहाँ पर फिल करने का काम कर रही है। और इसी क्रम में भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट का एक प्रमाण हमें आज और देखने को मिला, जहां पर भारतीय थल सेना अपने आर्टिलरी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम आरएफआई कहते हैं, इसको इशू कर चुकी है। इस आरएफआई में 155 के जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है वो हॉविट्जर्स के लिए खरीदे गए हैं और ये क्रमशः 39, 45 और 52 कैलिबर कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे और ये खरीद भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होने वाली है। इस आरएफआई का उद्देश्य है भारतीय थल सेना की रेजिमेंट्स को ऐसे एडवांस एमुनिशन से इक्विप करना जो कि भारतीय थल सेना के फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी को इंश्योर कर सके और जो स्विफ्ट और इंटेंस ऑपरेशंस होते हैं उसमें इनकी भूमिका को हम दरकिनार नहीं कर सकते। अब ये जो प्रपोज्ड 155 फैमिली के प्रिसीजन म्यूनिशन है, इनको इस प्रकार से ऑर्डर किया गया है कि हर प्रकार के डाइवर्स टेरेन में इनकी जो परफॉर्मेंस रही थी वो हमेशा बेहतरीन रही थी और इसीलिए भारतीय थल सेना अब इनको बड़ी संख्या में खरीद रही है। इसके अलावा आप सबको पता है कि सिर्फ एम्यूनिशन ही नहीं बल्कि 155 आर्टिलरी जो है इनकी खरीद को भी हरी झंडी दे दी गई है और भविष्य में आपको 80 AGS और दूसरी एडवांस गन भारतीय थल सेना को ज्वाइन करती नजर भी आएंगी। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन काफ़ी उल्लेखनीय था हमारे कमेंट सेक्शन में, जहां पर पूछा गया था कि वो F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे लैंड किया था इमरजेंसी लैंडिंग के अंतर्गत, उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या अभी वो भारत में है या चला गया, और अगर भारत में है तो क्या उस पर रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। तो आज इसमें ब्रिटिश हाई कमीशन जो इंडिया में है उन्होंने एक विशेष टिप्पणी जारी करी है। आइए जानते हैं वो टिप्पणी क्या है। देखिए, F-35 लाइटनिंग बी में जो समस्या थी जिसको हम लोग काफ़ी कम आंक के चल रहे थे, वो समस्या बहुत गहरी है और आज तकरीबन 10वां दिन है और अभी भी ये एयरक्राफ्ट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़ा है जो कि केरला में स्थित है। अब अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में जो है उनके स्पोक्स पर्सन ने जारी करी है, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि इस समय हमारे इंजीनियर्स की टीम जो कि यूके से आई है वो F-35B में रिपेयर का काम कर रही है और हमारा प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई करके इसको वापस बुलाया जाए। और उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज़ का धन्यवाद भी किया है कि जिस प्रकार का सपोर्ट और जिस प्रकार की सुरक्षा उन्होंने प्रदान करी है, ब्रिटिश हाई कमीशन उसके लिए भारत का धन्यवाद देता है। देखिए, अगर हम समस्याओं की बात करें तो अभी स्पष्ट टिप्पणी नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम क्या है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ हाइड्रोलिक फेलियर मानते हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोलिक फेलियर के साथ साथ यहाँ पर इंजन में भी कुछ इश्यूज हैं, तो कुछ लोग इसमें इंटरनल प्रॉब्लम मानते हैं। अब भारत में क्योंकि F-35 ऑपरेट नहीं किए जाते तो इसको मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी अपने टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था जिसको यूके ने डिनाई कर दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं।
अगर ये टीम जो आई है इंजीनियर्स की, ये इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लेती है, तब तो ये एयरक्राफ्ट सकुशल अपने से उड़ करके पहुंच सकता है अपने गंतव्य तक। अन्यथा यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है वो है एक C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, जो कि फिर इस एयरक्राफ्ट को एयरलिफ्ट करेगा यूके, और वहां पर जो हैंगर है, जो आगे का कार्य है, पूरा करते नजर आएंगे। अब F-35B ऑलरेडी अपनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, और इस समय भारत में इस एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट ट्रिगर हुई है। तो वहीं रशियन स्टेट मीडिया इसको ट्रोल करने में भी बिल्कुल पीछे नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स की बात माने तो तकरीबन 30 मेंबर की जो टीम है वो ऑलरेडी भारत में है, जो कि इसको मेंटेन करने का कार्य कर रही है। अब आगे क्या होता है ये हमें भविष्य में पता चलेगा। अगली रिपोर्ट में मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिसने व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी शॉक कर दिया है, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि भारतीय वायुसेना अपने जो AN-32 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इन्हें 2030 तक रिप्लेस करना शुरू कर देगी, और इनके जगह जो दूसरे एडवांस फाइटर्स हैं, जिसमें हमारे जो बेसिकली MTA प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदे जाने वाले फाइटर्स हैं, वो हमें ज्वाइन करते भारतीय वायुसेना को नजर आएंगे। इसके अलावा हम ये भी मान के चले थे अगर ऐसा ना भी हुआ तो C-295 की जो फ्लीट है वो इसको रिप्लेस करती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही है, जहाँ पर भारतीय वायुसेना अपने एंटोनोव AN-32 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारने वाली है, और इसमें इसके एयरफ्रेम को अपग्रेड मिलेगा, कंपोनेंट अपग्रेड किए जाएंगे, सिस्टम अपग्रेड किए जाएंगे, और अंततः यह एयरक्राफ्ट 2040 तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में बना रहेगा। AN-32 अपने ओरिजिनल 25 वर्ष के लाइफ स्पैन से आगे अब सर्व करने वाला है, और पूर्व में यह कुछ हादसों का शिकार हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में एक रोष की लहर उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसके बाद ये जो डिसीजन आया है ये काफ़ी शॉकिंग है, और इस समय यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब भारतीय वायुसेना से मिलना बाकी है। और अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों हम लोग हमेशा फाइटर जेट के साथ साथ फोर्स मल्टीप्लायर्स की भी बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाइटर जेट तो युद्ध की भूमिका निभाते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, उसमें इसी प्रकार के एयरक्राफ्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सैफरान इंजन से आ रही है। सैफरान इंजन की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि वो भारत के हैदराबाद में अपनी जो M88 इंजन और लीप इंजन की MRO फैसिलिटी है उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं, जहां पर इंजन्स को मेंटेनेंस और MRO सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगले वर्ष के अंत तक तकरीबन 150 नई जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी, और आगे चल के एडिशनल 750 जो पोजीशंस हैं ये निकाली जाएंगी। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, जहां पर भारत में ऑपरेशनल हो रहे राफेल M और मौजूदा राफेल F-4 स्टैंडर्ड के जो M88 इंजन है इनको मेंटेनेंस और MRO सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो लीप इंजन्स हैं उनके भी मेंटेनेंस में ये जो फैसिलिटी है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इस पर बात करते हुए सैफरान इंजन के जो CEO हैं उन्होंने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया है कि भारत के साथ आने वाले भविष्य में इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हैं ये लगातार बढ़ते ही दिखाई पड़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।